Hello everyone, this is the second part of December 2021 and June 2022 पेपर फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन UGC NTA नेट के लिए पेपर है ये। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 26, आपको मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि किस सब्जेक्ट में या किस लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं। ओके, ये लिस्ट है, ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ओरिजिनली कितने इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में इस समय कितने हैं, एंड कंकरेंट लिस्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स, प्रेजेंटली 98 सब्जेक्ट्स, प्रेजेंटली 59 सब्जेक्ट्स, प्रेजेंटली 52 सब्जेक्ट्स। फर्स्ट भी अगर आपको पता होगा तो तब भी आपका आंसर बन जाएगा। ओके, अगर फर्स्ट पता होगा, फर्स्ट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ही नोन फैक्ट है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, कि इनमें से कौन सा जो नंबर है वो यूनियन लिस्ट से मैच खा सकता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। ओके, देख लेते हैं यूनियन लिस्ट में कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। यूनियन लिस्ट में कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है, पार्लियामेंट पर है। तो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी किसके पास होंगे, पार्लियामेंट के पास। इन द नेम ऑफ यूनियन लिस्ट दैट इज 98 सब्जेक्ट्स, वैसे 97 है बट प्रेजेंटली 98 है। ओके, ठीक है। स्टेट लिस्ट की बात करेंगे, यहाँ पर ओरिजिनली कितने नंबर हैं, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली यहाँ पर 66 नंबर है। ठीक है, बट एक्चुअली स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, एक्चुअली स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, 59 है। ओके, 59 है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट की बात करेंगे तो उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, उसमें एक्चुअली अगर आप लास्ट सब्जेक्ट देखेंगे तो 47 है, बट एक्चुअली वहाँ पे नंबर कितना है, 52। ओके, कितना है, 52। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4, दैट इज 4, दैट इज 2। ठीक है, अगर आपको एक भी पता होता कि जो आपका यूनियन लिस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट के ऊपर है। ठीक है, तो 98 सब्जेक्ट्स तो इसके एक्चुअली 100 थे, फिर 97 हो गए, लेकिन अभी प्रेजेंटली 98 हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट पे अगर आपको ये भी पता होता है, ए का 2 आप कर पाते, तब भी आपका आंसर जो है वो 2 बन जाता, यानी कि राइट आंसर आप अपना बना पाते। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एजेंसीज वर्क अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर कौन कौन सी एजेंसीज है, आपको वो पहचाननी है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, या CBI भी है। ये देखें आप। ठीक है, बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आपको कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं या एजेंसीज हैं नहीं पता है, बट आपको अगर ये पता होगा कि कौन सा इनमें से एक या दो ऐसा एजेंसी या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर नहीं है, किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंडर है, तो आपका आंसर तभी बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको कैबिनेट सेक्रेटरी की एजेंसीज नहीं पता है, आपको वो एक या दो नाम पता है जो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर नहीं होकर किसी पर्टिकुलर एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री के अंडर है, तब भी आपका आंसर बन जाएगा। देख लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन सी एजेंसीज हैं, रहा है इसके अंडर। ठीक है, जिसका हेड जो है वो सेक्रेटरी होता है। ठीक है, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो उसका हेड होता है। नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो है, NACWC जो है, ये भी आपके कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर ही एजेंसी है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी इसके अंडर है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NTRO जो है, ये भी इसके अंडर है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है वो भी कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर है। ओके, कैबिनेट सेक्रेटरी बेसिकली है क्या, ये एक स्टाफ एजेंसी है जो डायरेक्टली किसके अंडर काम करता है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। ठीक है, और साथ ही साथ वो जो सिविल सर्विसेज बोर्ड है उसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी है। ठीक है, जब हायरार्की स्टार्ट होती है, ओके, जब एक डिपार्टमेंट की हायरार्की स्टार्ट होती है, एक डिपार्टमेंट की हायरार्की स्टार्ट होती है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसका पॉलिटिकल हेड होता है, पॉलिटिकल हेड होता है।
ठीक है। बट कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की कब स्टार्ट होती है? जब सेक्रेटरीट आता है, ठीक है। जब सेक्रेटरीट आता है उसमें चीफ, उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, सेंट्रल लेवल की बात कर रही हूँ, उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बन जाता है। यहाँ से आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की स्टार्ट हो जाती है किसी एक डिपार्टमेंट या किसी एक मिनिस्ट्री की, ठीक है। ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल हेड होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो रा इसके अंडर है, बिल्कुल है। नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स भी अंडर है, स्पेशल फ्रंटियर पुलिस फोर्स भी इसके अंडर है, बट सीबीआई इसके अंडर नहीं है, ठीक है। सीबीआई किसके अंडर आ जाता है? ये हमारा सेपरेट बॉडी है, किसके अंडर आ जाती है? ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। ओके, अगर ये भी पता होता तब भी आपका आंसर बन जाता। सो द राइट आंसर इज ABC, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, the principle based on zero fossil fuel energy, zero waste and zero emission is called? ठीक है, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो जीरो फॉसिल फ्यूल एनर्जी, जीरो वेस्ट करो, जीरो एमिशन दो, इस पर बेस्ड है? इसे ग्रीन अर्बनाइजेशन कहेंगे, इंटेलिजेंट अर्बनाइजेशन कहेंगे, बैलेंस्ड अर्बनाइजेशन कहेंगे, या डेवलप अर्बनाइजेशन कहेंगे? अगर आप कॉमन सेंस में लगाए, जब एक अर्बनाइजेशन ये कहती है कि फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो है वो ज़ीरो यूज़ हो, ठीक है, वेस्ट भी ज़ीरो हो, एमिशंस भी ज़ीरो हो, ये कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने की बात हो रही है। ये क्या हो रही है? इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने की बात हो रही है। तो इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने की बात जब होती है तो ये कौन करता है? ये करता है हमारा ग्रीन ट्राइब्यूनल्स वगैरह, ऐसी बातें करते हैं कि आप इको फ्रेंडली जो भी आप चीज़ें यूज़ करो वो इको फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ कौन कह सकता है? ग्रीन अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो सकता है। ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ पे आ सकता है? ग्रीन अर्बनाइजेशन के अंदर। ओके, सो द राइट आंसर इज 1। ओके, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको वाइसराय दिए हुए हैं या गवर्नर जनरल दिए हुए हैं, आपको उनको ऑर्डर में लगाना है। लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैल्मसफोर्ड, लॉर्ड कर्जन। देख लेते हैं, लॉर्ड डलहौजी का क्या टाइम पीरियड था? उनका था 1848 से 1856, ठीक है। ओके, विलियम बेंटिक की बात करेंगे, उनका कब था? 1828 से 1835। अगर आप इसको रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, टाइम पीरियड इनका याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसके अंडर कौन सा मेन इवेंट हुआ था, अगर आप ऐसे भी याद रखेंगे। लॉर्ड कैल्मसफोर्ड तो बिल्कुल पता होना चाहिए, 1916 से 1921, है ना। और हमारा लॉर्ड कर्जन ये भी पता होना चाहिए, 1899 से 1905, ठीक है। ये ऐसे पता होना चाहिए जब 1905 में इन्होंने वो दिया था, हमारा शिमला एग्रीमेंट की बात हुई थी, है ना। चलो ये तो अगर नहीं भी याद होगा आपको याद होना चाहिए, ये इन्होंने जब डेस्क ऑफिसर वाला कॉन्सेप्ट था, है ना, डेस्क ऑफिसर का कॉन्सेप्ट भी लाए थे, डेस्क ऑफिसर का जब ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, है ना। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ऐसे ऐसे रिलेट करके पढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे हमारे? विलियम बेंटिक, ठीक है। फिर हमारे कौन आ जाएंगे? लॉर्ड डलहौजी। फिर हमारे आ जाएगा लॉर्ड कर्जन, एंड एंड में हमारे आ जाएंगे लॉर्ड कैल्मसफोर्ड, ठीक है। दैट इज BADC 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट के ऊपर कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस होती हैं और कुछ ऑब्लिगेटरी प्रोविजंस होती हैं। आपको वॉलंटरी प्रोविजंस बतानी है जो स्टेट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ओके, प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, गिविंग वोटिंग राइट्स टू मेंबर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज, गिविंग फाइनेंशियल पावर्स
इन रिलेशन टू टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल एंड फीस, प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर वुमेन एज चेयरपर्सन। ठीक है, ये बेसिकली आपके 73rd अमेंडमेंट एक्ट की बात है। ठीक है, स्टेट के ऊपर पावर कब आएगी? 73rd अमेंडमेंट के अंडर आएगी। ठीक है, ये उसकी बात है। उसके अंडर है ना 2 प्रोविजंस होते हैं, एक कंपल्सरी प्रोविजन होते हैं, एक वॉलंटरी प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, आपको वॉलंटरी प्रोविजंस पहचानने हैं। देख लेते हैं। ठीक है, कंपल्सरी प्रोविजंस जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट की वो कौन सी है और वॉलंटरी प्रोविजंस कौन सी हैं? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा जो है वो आपकी कंपल्सरी प्रोविजन है। पंचायत की जो इस्टेब्लिशमेंट है विलेज पर, इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये आपका कंपल्सरी प्रोविजन है। डायरेक्ट इलेक्शंस जो होते हैं वो आपकी कंपल्सरी प्रोविजन है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो होंगे चेयरपर्सन के लिए वो आपकी इनडायरेक्ट इलेक्शन वो आपकी कंपल्सरी प्रोविजन है। 21 साल तक जो मिनिमम एज है कंटेस्ट करने की इलेक्शंस वो आपकी कंपल्सरी प्रोविजन है। SC ST की जो रिजर्वेशन है सारे लेवल पर वो आपका कंपल्सरी प्रोविजन है। 1/3 वुमेन रिजर्वेशन जो दी जाती है वो आपकी कंपल्सरी प्रोविजन है। 5 साल का टेन्योर होना चाहिए, इलेक्शन के होने तक जो पीरियड होता है वो 5 साल तक का होना चाहिए। और अगर किसी तरह का कोई सुपर सेशन हो गया है या किसी तरह से कोई जो सीट है वो वेकेंट हो गया तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, ये भी कंपल्सरी प्रोविजन है। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाओ, ये भी आपकी कंपल्सरी प्रोविजन है। उसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाओ हर 5वें साल, ये भी आपकी कंपल्सरी प्रोविजन है। इतना क्लियर हो गया? ओके, अब देखते हैं वॉलंटरी कौन सी है। रिप्रेजेंटेशन जो देनी है पार्लियामेंट के मेंबर को या स्टेट लेजिस्लेचर को, ये आपकी वॉलंटरी है। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के जो रिजर्वेशन आपको पता ना ये इन पर बाइंडिंग नहीं होता, आप चाहो तो बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दो, चाहो तो ना दो। ओके, उसके बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पावर देनी है या नहीं, ये भी आपकी वॉलंटरी प्रोविजन है। उसके बाद पावर और रिप्रेजेंटेशन को डेवल्यूट करना है, डिवॉल्व करना है, यानी कि डेलीगेट करना है या नहीं करना है, ये भी आपकी वॉलंटरी प्रोविजन है। उसके बाद पंचायत को फाइनेंशियल पावर देनी है या नहीं, ये भी आपकी वॉलंटरी प्रोविजंस है। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसी के साथ साथ आपके जो 18वां और 11th और 12th शेड्यूल जो है आपका, वो भी आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, कौन सा जो आइटम है वो किस में आती है। एक याद कर ले, सपोज आप 18 याद कर ले, जो नंबर में 18 है, यानी कि आपका 12th शेड्यूल वो याद कर ले, और 11 को थोड़ा सा नज़र में रख ले कौन कौन से आइटम्स वहाँ आते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं इस पेपर में, इस तरह के पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे। ओके, तो कौन कौन से हैं आपने अभी देख लिया। ठीक है, आपकी बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देना भी वॉलंटरी प्रोविजन है। वोटिंग राइट्स देना मेंबर ऑफ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी को, ये भी आपकी वॉलंटरी है। उसके बाद फाइनेंशियल पावर देनी है या नहीं, ये भी आपका वॉलंटरी है। बट चेयरपर्सन को, जो वुमेन चेयरपर्सन को रिजर्वेशन दी जाती है, ये आपकी कंपल्सरी प्रोविजन है। ओके, सो द राइट आंसर इज A, B एंड C, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्वेशन दिया है, पहला जो आपका एजर्शन है, दूसरा आपका रीज़न है। आपको ये देखना है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। उसके बाद आपको देखना है कि अगर ट्रू है तो जो एजर्शन है उसको रीज़न जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ओके, एजर्शन है, वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल इज एफिशिएंट व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन डील्स प्राइमरली विद यूनिफॉर्म इवेंट्स। ओके, कि वेबर का मॉडल वहाँ एफिशिएंट है जहाँ पर आपकी डीलिंग उन ऑर्गेनाइजेशन से है जहाँ पर यूनिफॉर्मिटी है। ठीक है, रीजन देते हैं कि वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल डजंट एनकम्पास ओवरलैपिंग एंड हेटेरोजेनियस स्ट्रक्चर इन डेवलपिंग सोसाइटीज़, कि जो वेबर का जो मॉडल है वो डेवलपिंग सोसाइटी में ओवरलैपिंग और हेटेरोजेनियस स्ट्रक्चर जो है उसको एनकम्पास नहीं करता, उसके परे नहीं जाता है। उसको अपने अंडर नहीं लेता है, सॉरी। ठीक है, देख लेते हैं। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है वो वहीं पर प्रॉपरली काम करेगा जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक मॉडल डिपेंड्स ऑन कितनी रिजिडिटी और कितना फर्मनेस है। ठीक है, कितना स्ट्रक्चर जो है वो कितने रिजिड है, कितने फर्म है, उसी पे डिपेंड करेगा, कितना कॉमन पॉइंट्स है उस पर डिपेंड करेगा। और साथ साथ ये कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है वेबर का, इसका जो डेवलपिंग सोसाइटी है वेबर के जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल की,
उसमें ओवरलैपिंग और हेट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। बट वेबर का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है उसकी एफिशिएंसी यूनिफॉर्मिटी से डील करती है या नहीं करती, उसका इस बात से लेना देना नहीं है कि डेवलपिंग सोसाइटी, वेबर की डेवलपिंग सोसाइटी जो है उसमें ओवरलैपिंग और हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं नहीं। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बट एजर्शन जो है वो रीजन के थ्रू प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं हो रही है। सो द राइट आंसर इज 2। ओके, इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप पढ़ो तो चीज़ों को, बेशक MCQs हैं बट थोड़ा सा एनालाइज करके पढ़ो। देखो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर नहीं पता हो तो आप नहीं कह सकते कि ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो वेबर का है उसमें ओवरलैपिंग हेट्रोजीनियस फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आप देखेंगे डेवलपिंग सोसाइटी, अरे ये तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, इसमें तो ऐसा होगा। ओके, बट ये रीग्स की प्रिज्मेटिक सोसाइटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ वेबर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ हैं सेक्टरेट की? आपको सेक्टरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहचाननी है। बजटिंग एंड कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, मेकिंग एंड मॉडिफाइंग पॉलिसीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, सेक्टोरल प्लानिंग एंड प्रोग्राम फॉर्मुलेशन, प्लानिंग लेजिस्लेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, सेक्टरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? सेक्टरेट इज अ स्टाफ एजेंसी। ओके, स्टाफ एजेंसी है। ठीक है, बिल्कुल बजट को कंट्रोल करना और उसको एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना और बजटिंग करना इनका काम है, बिल्कुल है। उसके बाद पॉलिसी को मॉडिफाई करना भी इसका काम है, सेक्टोरल प्लानिंग करना भी इसका काम है, और लेजिस्लेशन को प्लान करना भी इसका काम है। ओके, इट्स अ स्टाफ एजेंसी। सो द राइट आंसर इज A, B, C and D, दैट इज ऑल। ठीक है, ये बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले ले इस क्वेश्चन की, इसको एज इट इज़ लर्न कर ले सेक्टरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, ये सारी, ये 4 तो इसके हैं, बाकी और ऐड करें। ओके, बाकी और ऐड करें, ऐसे याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 स्टेट्स टू ज्वाइन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर, लास्ट 2 स्टेट्स कौन सी है जिन्होंने अमेरिका को ज्वाइन किया था? अलास्का एंड हवाई, एटलांटा एंड हवाई, व्योमिंग एंड अलास्का, व्योमिंग एंड एटलांटा। विदाउट वेस्टिंग टाइम, ऐसा क्वेश्चन शायद रिपीट होना हो तो फिजूल में अपना टाइम इस तरह के क्वेश्चंस पे वेस्ट ना करें। अलास्का और हवाई। ओके, अलास्का ने कब ज्वाइन किया था? अलास्का आई थी, अलास्का आपकी 49th स्टेट है। ओके, जिसने US को ज्वाइन किया था। क्या है? 49th स्टेट है। इसने कब ज्वाइन किया था? 3 जनवरी 1959 में ज्वाइन किया था। ओके, और आपकी हवाई जो है ये आपकी 50th स्टेट थी टू ज्वाइन US। ओके, इसने कब ज्वाइन किया था? ये 3 जनवरी 1959 था, ये 21 अगस्त था, 21 अगस्त 1959। ओके, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ओके, अलास्का थी जनवरी 3, 1959। ठीक है, और अलास्का थी 21 अगस्त 1959। 1959 याद रख ले, इतना बहुत है। ये 49th स्टेट थी। ओके, ये आपकी 50वीं स्टेट ये है US की, हवाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय रॉबर्ट गोलम्बिस्की? रॉबर्ट गोलम्बिस्की ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं ये आपको पता हो ना हो, बट यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा। ओके, मैन, मैनेजमेंट एंड मोरालिटी, आयरनीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिसी स्टडीज। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम देख लेते हैं। मैन, मैनेजमेंट एंड मोरालिटी रॉबर्ट गोलम्बिस्की की बुक है। ये इनकी बुक थी 1965 की, 1965 की। ओके, ये बुक है।
आयरनीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट भी इनकी बुक है। ये बुक थी 1990 की, ठीक है, आयरनीज वाली बुक ये 1990 की थी। हैंड बुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बिहेवियर की बात करेंगे, ये 1993 की बुक थी, ठीक है, 1993 की बुक थी। पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका ले ले भाई, ले ले स्क्रीनशॉट। कौन रॉबर्ट गोलम्बिस्की की बुक्स के ऊपर मेहनत करेगा, नहीं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ज़रूरत नहीं है। जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगी, जो मुझसे नहीं होगा वो प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करें, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मिल नहीं पाते हैं। वैसे तो कोशिश करती हूँ कि रेयर ही ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन ना मिले, या मैं एंड तक कोशिश करती हूँ ढूंढने की, ठीक है। एक तो सबसे पहला होता है कि आपका बेसिक नॉलेज का कुछ पार्ट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मैं एंड तक ढूंढती हूँ। जब मुझे नहीं मिलता है, मेरे पास जितने सोर्सेज हैं मुझे नहीं मिलता है, उस एक क्वेश्चन में आपको रेयर, वो भी किसी एक क्वेश्चन की किसी एक आइटम में बोल देती हूँ कि ये मुझे नहीं मिला, और वो आपकी लाइबिलिटी है, आप सबकी, कि हम सब लोग मिलकर जिसको भी वो क्वेश्चन आता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में पेन डाउन करें, हम लोग सब उस पर्टिकुलर आइटम को शेयर करें, और जो मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं भी देखूँ। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब हम एग्ज़ाम दें तो हम में से किसी की कोई गलती ना हो। फिजूल में जो 1-2 नंबर से जिसका नेट रह रहा है, जिसका 1-2 क्वेश्चन की वजह से JRF रह रहा है, तो हम लोग जो है एक्सेल कर पाए अपने एग्ज़ाम में, ठीक है ना। ओके, बट ये जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ है ना, ये बुक आपकी रॉबर्ट गोलम्बिस्की की नहीं है। ये बुक किसकी है, ये बुक है आपकी स्टुअर्ट नेगल की। ओके, दिस वन, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिसी स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, स्टुअर्ट नेगल की बुक थी। ओके, इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अगर आप चाहें। रेयर होता है स्टुअर्ट नेगल की बुक कोई रिपीट हो जाए कुछ, बट रॉबर्ट गोलम्बिस्की की हो सकती है। ओके, वन और अदर बुक जो है वो आपको पूछ सकते हैं, हो सकता है डेट पूछ लें। सो द राइट आंसर इज सामने ही होता है A, B and C। ओके, दैट इज 1। मेरा PYQ शेयर करने से ज़्यादा मोटिव होता है एक्सप्लेनेशन देना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सबके पास है, आंसर भी सबके पास है, बट इतने सारे पेपर को आप कहाँ से एक्सप्लेनेशन ढूंढने बैठेंगे। यही मेरा मोटिव था, जो मैंने मतलब अपना थ्योरी पार्ट को ख़त्म करके मैंने पहले PYQ लेकर के आने की कोशिश की, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, आपका जो कमिंग एग्ज़ाम है वो आपका, उसमें आप जितना हो सके अपने मार्क्स जो हैं वो अपने, उसको आप एडवांसमेंट उसमें लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द मर्जर ऑफ प्लान एंड नॉन प्लान क्लासिफिकेशन ऑफ बजट एंड अकाउंट्स फ्रॉम द ईयर। कौन से ईयर में प्लान और नॉन प्लान क्लासिफिकेशन जो बजट की अभी तक हुआ करती थी उसे मर्ज कर दिया गया था? 2015-16 में, 16-17 में, 17-18 में, 18-19 में। इसमें जो मतलब जो मैंने बजट का वो उस साल का जो पढ़ा था और जो आंसर की थी वो क्लैश हो रही थी, ठीक है। तो मैं अपना आंसर लेकर के आपके पास आई हूँ, बाद में जो भी गलती होगी वो आप लोग देख लें। ओके, बट जो मेरा था, जो मैंने एक्सप्लेनेशन की, मैं जब पढ़ती हूँ मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ ही पढ़ती हूँ। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि प्लान और नॉन प्लान बजट क्लासिफिकेशन ये थोड़ा देखना पता होना चाहिए। रेयर क्वेश्चन है, रिपीट भी नहीं हुआ कभी। जो डिस्टिंक्शन थी प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की, ठीक है, इसका जो एनुअल बजट की क्लासिफिकेशन होती थी, इसे कब एलिमिनेट किया गया था? 2016 में किया गया था। ओके, ये जो मर्जर था ये क्यों किया गया था, क्यों इसे मर्ज करने की बात हुई थी, कि ताकि आप बजट को यूनिफाई कर सके, ठीक है, आप जनरल और रेल बजट को यूनिफाई कर सके, एक सिंगल बजट में कन्वर्ट करवा सके। ओके, अब ये जो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, बेसिकली होता क्या था? प्लान एक्सपेंडिचर क्या था? इट वाज अ मनी स्पेंट ऑन न्यू स्कीम्स दैट आर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग अ 5 ईयर प्लान, ठीक है। पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान के दौरान जो नई स्कीम एकदम से आती थी, इंट्रोड्यूस की जाती थी, उस पर जो पैसा खर्च होता था उसे प्लान एक्सपेंडिचर कहते थे, ठीक है। इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। आपकी जो भी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, जितना पैसा आपके पास है, उस पर जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये वो एक्सपेंडिचर था। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये क्या था? ये वो मनी था, उन स्कीम्स पे पैसा खर्चना की बात होती थी यहाँ पर, जो कि आप कैरी करते थे पुराने फाइनेंशियल पीरियड से। ओके, फाइनेंशियल पीरियड जो होता था, आप उससे उसका जो बचा कुचा जो
प्लान जो स्कीम्स होती थी उस पर जो पैसा खर्चने को आपको पड़ जाता था, लाइबिलिटी पड़ जाती थी, वो आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर था, ठीक है। यानी कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर सपोर्ट करता था गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग सपोर्ट को, ठीक है। नो डाउट जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर था वो क्या करता था, गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग स्कीम्स को सपोर्ट करता था, ओके। ये जो मर्जर था प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का, इसमें क्या आता था, इसमें आता था कि आप बजट को या एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई करते थे एज रेवेन्यू एंड कैपिटल, ठीक है। जब ये मर्जर हो जाता है, अब आप क्या करते हैं, आप एक्सपेंडिचर को कैसे क्लासीफाई करते हैं, आप उसे रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट कहते हैं, अभी भी हम यही कहते हैं, ठीक है। ये जो रीज़न था इसको मर्ज करने का, ये क्यों था, क्या रीज़न था, 2016 में ये डिसीजन लेने की जरूरत क्या पड़ी थी। ये डिसीजन लिया गया था एज पर सी रंगाराजन कमेटी, उन्होंने कहा था, क्यों, ताकि आप प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बीच का जो डिस्टिंक्शन है वो उसे आप ख़त्म कर सके, ठीक है। जो सी रंगाराजन कमेटी थी 2011 की, उसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि आप प्लान और नॉन एक्सपेंडिचर कमेटी एक्सपेंडिचर के ऊपर जो ये जो प्लानिंग होती है, ये जो दो टाइप के बजट बनाया गया है, इसको मर्ज कर दें, ओके। इसी के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया 2016 में कि इस बजट को जो आपका रेलवे और जो आपका जनरल बजट है उसको यूनिफाई किया जाए, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। जो आपका आंसर की था ना वो 2017-18 कहता है, बट आपके सामने मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे करके लेकर के आई हूँ, वो 2016 में ये डिसीजन लिया गया था, तो बजट 2016-17 का होना चाहिए, ओके। तो मेरे हिसाब से आंसर 2 है, ओके। बट जो आंसर की थी वो 2017-18 है, ठीक है। जो मैंने देखा इवन फाइनल आंसर की भी यही था 2017-18, बट जो मैं आपके सामने पीछे आपके सामने एक्सप्लेनेशन लेकर के आई हूँ, 2016 में ये डिसीजन लिया गया है, मतलब ये मर्ज किया गया है, तो दैट मीन्स बजट भी तो 2016-17 का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड लाइन एक टोल फ्री नंबर है, ठीक है, फॉर सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन। ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको पहचानने हैं। इट रिस्पॉन्ड टू एमरजेंसी नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन डिफिकल्टी, provide a forum for networking among government agencies and non-government agencies dedicated to child care and protection, ensure protection of the child, provide an opportunity to communities to respond to the needs of children in difficult circumstances. चाइल्ड लाइन क्या है, एक हेल्पलाइन नंबर जैसा है स्टूडेंट्स के लिए, या सॉरी चिल्ड्रन के लिए, ओके, उनकी सेफ्टी के लिए। आपको सामने आंसर पता होना चाहिए, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी के लिए देख लेते हैं। चाइल्ड लाइन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये एक्चुअली इस्टेब्लिश हुआ था 1998-1999 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस सर्विस को लॉन्च किया था, ठीक है। इस सर्विस को लॉन्च किया था, तो क्या थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। इट एक्चुअली सपोर्ट एंड मॉनिटर सर्विसेज अक्रॉस इंडिया रिलेटेड टू चिल्ड्रन, लिंक द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विद NGOs वर्किंग इन द फील्ड, ओके, रीच आउट टू चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस और इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, disseminate information about assistance at hand, collaborate with the police to help children. It's a 24-hour free phone service that provide direct assistance, emotional support and guidance to children. Callers can also receive information and referrals to services. आप चाहे तो information वगैरह भी ले सकते हैं इनको कॉल करके, ओके। ठीक है। उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है 1996 में आया था, ठीक है। ये जीरो बिली मोरिया जो थे प्रोफेसर थे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में, ये प्रोफेसर थे, ये उनका कॉन्सेप्ट जो उन्होंने लाया था। ये एक इंटीग्रल पार्ट है, ये जो चाइल्ड लाइन सर्विस है ये एक इंटीग्रल पार्ट है इंटीग्रल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम का, ICPS का एक इंटीग्रल पार्ट है। कौन, ये चाइल्ड लाइन हेल्प सर्विस जो है, ठीक है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो इट इज़ ए हेल्पलाइन, इट रिस्पॉन्ड टू एमरजेंसी नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इन डिफिकल्टी, बिल्कुल ये करता है। एक फॉरम जैसा प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट एजेंसी और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू, जो कि चाइल्ड केयर और प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, बिल्कुल। एंश्योर करता है चाइल्ड की प्रोटेक्शन को, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कम्युनिटीज़ की कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे चिल्ड्रन की नीड्स को लेकर के जो कि प्रॉब्लम में है, ठीक है। दैट इज ABCD, ओके, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कॉग्निटिव लेवल्स जो है आपको उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है, ठीक है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, ओके। पेपर 1 के से रिलेटेड तो बिल्कुल पता होना चाहिए, ओके। 3 टाइप की ये टैक्सोनॉमी जो है 3 में डिवाइडेड है, ओके। आपको उसमें से कॉग्निटिव लेवल का पहचानना है ना, उनका है ना A, B, C, ठीक है। क्रिएटिंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड अप्लाइंग। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी, फॉर्मेलिटी ही है पेपर 1 की वजह से, तो सबको ये क्वेश्चन आता ही होगा और आना भी चाहिए। कॉग्निटिव लेवल्स क्या हैं? दे आर ए हायरार्की ऑफ लर्निंग आउटकम्स, ये लर्निंग आउटकम की हायरार्की है जिसको आप डिफरेंट डोमेन्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओके। आपकी ABC क्या है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, बेसिकली है A, B एंड C, ठीक है। दैट इज आपकी आ जाएगी अफेक्टिव, फिर आ जाएगी आपकी बिहेवियरल यानी कि साइकोमोटर, ठीक है। देन आ जाएगी आपकी कॉग्निटिव, इन्होंने आपसे कॉग्निटिव पूछा है, ओके। कॉग्निटिव के अंदर कौन कौन सी आएगी? रिकॉलिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। आप पहले याद करते हैं फिर समझते हैं, ये बच्चों के लेवल का है, ओके। कॉग्निटिव लेवल का है बिल्कुल, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप ही नहीं हुई होती है, अभी आप सिर्फ मेमोराइज कर रहे होते हैं, रट्टा लगा रहे होते हैं, फिर आप उसको अप्लाई करते हैं, फिर आप उसको एनालाइज करते हैं, देन इवेल्युएट करते हैं, देन क्रिएट करते हैं, यही है, ठीक है। पेपर 1 की वजह से तो ये ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है, ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप 1 सेकेंड, ओके, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, पीछे की साइड जाना है आपको। तो सबसे पहले आप क्रिएट करेंगे, आपको घटते क्रम में जाना है, फिर आप इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, फिर आप एनालाइज करेंगे, फिर आप अप्लाई करेंगे। जो ऑर्डर है उसको आपको डाउन साइड लेना है, ठीक है। आना सबसे पहले क्रिएट चाहिए, बट यहाँ पे एंड में आएगा, ठीक है। यहाँ आना तो सबसे एंड में चाहिए, यहाँ पर पहले आएगा, ओके। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यू क्रिएट, देन यू इवेल्युएट, देन यू एनालाइज, देन यू अप्लाई, ओके। दैट इज ACBD, okay. So the right answer is A, C, B and D, that is 2. Next question, आपको कुछ मॉडल्स दिए गए हैं, ओके। ये रिग्स के मॉडल्स हैं और आपको उसकी करेक्टरिस्टिक फीचर को मैच करना है। अग्रेरिया, ट्रांजिशिया, फॉर्मलिज्म, डिफ्रेक्टिव सोसाइटी। करेक्टरिस्टिक्स है डिस्क्रिपेंसी बिटवीन नॉर्म्स एंड वैल्यूज, हाई लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल डिफ्रेंसिएशन, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सोसाइटी, ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। बिल्कुल पता होना चाहिए, अगर आपको एक भी आता है तब भी आपका आंसर बन जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है ये पेपर जो है ये बहुत इजी आया था, इसको पूछने का फॉर्मेट ही बहुत इजी था, अनलाइक जो प्रीवियस पेपर था आपका दिसंबर 2022 का, वो बहुत टफली पूछा था, वो फॉर्मेट ही बहुत टफ था। ओके, देख लेते हैं। व्हाट इज़ एन एग्रेरिया सोसाइटी? क्या होती है? एक ऐसी सोसाइटी जो ट्रेडिशनल है नेचर में, जहाँ पे आपको एग्रीकल्चरल जो लिविंग लाइफ है वैसी वाली लाइफ देखने को मिलेगी, ठीक है, ऐसी ही लाइफ होगी एग्रेरिया। अगर आपको A का 3 मैच हो जाता तब भी आपका आंसर बन जाता, इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, अगर एक भी पता होता। फिर भी देख लेते हैं। एग्रेरिया इट्स अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सोसाइटी। उसके बाद ट्रांजिशिया क्या होता है? ट्रांजिशिया क्या होता है? जब एग्रीकल्चर सोसाइटी से आप इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। रिग्स के मॉडल है ना ये, है ना, जब आप एग्रीकल्चर सोसाइटी से इंडस्ट्रियल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो आपका स्टेप है जो आप ले रहे हैं इधर से इधर जाने के लिए, यहाँ पर आप यानी कि जब ट्रांसफॉर्मेशन आप ले रहे हैं तो उस समय आप एक बीच की सोसाइटी में आ जाएंगे। आप एग्रेरिया से निकल रहे हैं और इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी बीच की सोसाइटी को प्रिज्मेटिक सोसाइटी या ट्रांजिशिया कहते हैं। ओके,
सिंपल टर्म्स में ट्रांजिशिया कहेंगे, बट आपको पता है कि रिग्स अपने साथ बहुत बड़े बड़े बिग वर्ड्स लेकर के आए थे। ओके, उसमें से एक बिग वर्ड था उनका प्रिज्मेटिक सोसाइटी। ओके, सो ट्रांजिशिया इज ट्रांजिशनल सोसाइटी फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। ओके, फॉर्मलिज्म की बात करेंगे। व्हाट इज़ फॉर्मलिज्म? फॉर्मलिज्म का मतलब क्या है कि आप ना नॉर्म्स को मतलब आप नॉर्म्स और वैल्यूज़ दोनों के बीच में हैं। ठीक है, आपके जो नॉर्म्स हैं और जो वैल्यूज़ हैं ये क्लियर नहीं है, आप उसके बीच में है। इट्स कॉल्ड फॉर्मलिज्म। ठीक है, यानी कि फैक्ट और वैल्यू के बीच में डिस्क्रिपेंसी है। डिफ्रैक्टिव सोसाइटी की बात करेंगे तो वो क्या है? इट इज़ अ हाई लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी? हाई लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। डिफ्रैक्टिव सोसाइटी इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ओके, यहाँ पर सब कुछ बना है, यानी कि आपकी डेवलप्ड सोसाइटी। ओके, सो द राइट आंसर इज ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2, दैट इज 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर्स आपको पहचानने हैं। यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी, सोशल जस्टिस, जोग्राफिकल इक्वालिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर्स पहचानने हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या वो लोकल रिसोर्सेज के यूज़ की बात करता है कि लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करो? बिल्कुल। एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की बात होती है। 17 के 17 गोल्स याद करें इसे पढ़ते समय। ठीक है, बिल्कुल करता है। सोशल जस्टिस की बात होती है, बिल्कुल होती है। ओके, जोग्राफिकल इक्वालिटी की बात होती है, बिल्कुल होती है। सो द राइट आंसर इज 1, दैट इज ए, बी, सी एंड डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Bounded rationality is determined in decision making is founded on the individual's ability. There is a type of rationality by Friedrichs जिसे हम बाउंड्री रैशनैलिटी कहते हैं। ठीक है, ये एक लिमिटेशन है जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उस पर। ये किस पर डिपेंड करती है? इंडिविजुअल की किस एबिलिटी पर डिपेंड करती है? टू कॉम्प्रीहेंड वास्टनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिसीजन टेनिटरी टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट ऑफ डिसीजन, of reasoning power that are limited, to accord underweightage to information received first. Bounded rationality, रिग्स कहते हैं आप रैशनल हैं तो आप आराम से अपना डिसीजन ले रहे हैं। यू आर रैशनल, यू आर टेकिंग योर डिसीजन विदाउट एनी प्रॉब्लम। यू आर बाउंड बाय सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, आपने सज़ा देना है, आपने सज़ा देनी है, अपने भाई को सज़ा देनी है। ओके, now you are not rational, you have a bound। okay, कि अब जो डिसीजन लेना है वो किससे रिलेटेड लेना है कि सज़ा देनी है। ओके, दैट यू आर रैशनल, आप जज हैं, आप सज़ा दे रहे हैं, आपको भाई को सज़ा देनी है। नाउ यू आर बाउंड। ओके, आप बाउंड हैं, आपको अब ये सोच के सज़ा देनी है। आप ज़्यादा नहीं बोल सकते, अरे जो किसी को मारेगा या किसी का एक्सीडेंट कर जाएगा उसे तो पीट के मार देना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह पाएंगे क्योंकि नाउ यू आर सपोज टू जज योर ओन ब्रदर। तो आप इस समय जिस रैशनैलिटी पे हैं दैट इज़ कॉल्ड बाउंडेड रैशनैलिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपकी जो रीजनिंग पावर है वो लिमिटेड है। ओके, बाउंडेड रैशनैलिटी का मतलब क्या है, वो उसे कौन डिटर्मिन करेगा? ठीक है, कि आपके जो इंडिविजुअल की जो एबिलिटी है, नाउ यू आर limited, now your reasoning power is limited when you are about to take a decision। आप डिसीजन लेने को हैं बट आपकी रीजनिंग पावर अब लिमिटेड है। ओके, दैट्स कॉल्ड बाउंडेड रैशनैलिटी। सो द राइट आंसर इज 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस वाज अडॉप्टेड इन द ईयर। आपको पता ना 5 रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं या 5 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं फ्रांस के। ओके, आपको पहचानना है 5वां कब अडॉप्ट हुआ था। 1946 में, 53 में, 56 में, 1958 में। 5 पता होना चाहिए, एटलीस्ट 4th और 5th तो बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत बार पेपर में पूछते हैं। देख लेते हैं। 5th रिपब्लिक ऑफ फ्रांस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन October 4, 1958।
क्रिएटर कौन थे इसके? चार्ल्स डी गोले, ठीक है, वो इसके क्रिएटर थे। कॉन्स्टिट्यूशन किसने की थी? चार्ल्स डी गोले ने ही की थी विद द हेल्प ऑफ माइकल डेब्रे। ये सिस्टम क्या है? एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जो कि बैलेंस, जो पावर ऑफ बैलेंस है या पावर है सॉरी, उसको स्प्लिट करता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, यानी कि कुछ पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, कुछ पावर प्रेसिडेंट के पास है। ओके, फिफ्थ रिपब्लिक जो है इसने फोर्थ रिपब्लिक को रिप्लेस किया था, जो कि बहुत छोटे टर्म के लिए रही थी 1948 से पहले। 1948 में थी वो अडॉप्ट हुई। ओके, कौन सी? फिफ्थ रिपब्लिक। एंड डिसॉल्व्ड आफ्टर द अल्जेरियन वॉर, जब अल्जीरिया की वॉर होती है तो पांचवा रिपब्लिक जो है वो टूट जाता है। फिफ्थ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन इंक्रीजेज द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच एट द एक्सपेंस ऑफ द नेशनल असेंबली। पांचवी रिपब्लिक ने क्या किया था? जो एग्जीक्यूटिव है उसकी पावर को बढ़ा दिया था। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरेट नॉट पार्लियामेंट एंड सिलेक्ट्स द पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ा दिया गया। कैसे? कि इसको इलेक्टोरेट जो है वो इलेक्ट करता है। अब जो प्रेसिडेंट है उसको पार्लियामेंट ने इलेक्ट करना बंद कर दिया था। ठीक है, फिर फर्दर ये जो प्रेसिडेंट था इलेक्टेड बाय इलेक्टोरेट, ये प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करता था। ओके, फिफ्थ रिपब्लिक जो है इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? एक प्रियम्बल देखने को मिलेगा, टाइटल देखने मिलेंगे प्रेसिडेंट के ऊपर, सोवरेनिटी के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, और जो पार्लियामेंट है उसके रिलेशन के बीच में। ठीक है, साथ ही साथ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, ट्रीटीज देखने को मिलेगी, इंटरनेशनल एग्रीमेंट देखने को मिलेंगे, और इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ। ठीक है, ओके, ठीक है ना। पार्लियामेंट का क्या रिलेशन है गवर्नमेंट से, ट्रीटीज से, इंटरनेशनल एग्रीमेंट से, ये सब आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, तो कब अडॉप्ट हुआ था? 1958 में, दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग पोजीशंस इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हायरार्की। आपको हायरार्की में ऊपर की तरफ जाना है। ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, अंडर सेक्रेटरी। दिस इज द थर्ड टाइम मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ। दिस इज द थर्ड टाइम असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? ठीक है, नीचे से आपको ऊपर जाना है। सबसे पहले आ जाएगा आपका अंडर सेक्रेटरी। ओके, फिर कौन आ जाएगा आपका? डायरेक्टर। फिर कौन आ जाएगा आपका? ज्वाइंट सेक्रेटरी। फिर आ जाएगा आपका एडिशनल सेक्रेटरी, और एडिशनल सेक्रेटरी से ऊपर या उसके बराबर कौन होता है? सेक्रेटरी। ओके, दैट इज DCAB 1। ये थर्ड टाइम मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन ही नहीं लाई मैं इसकी, 2 बार डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है इनके फॉर्म्स दिए गए हैं, टाइप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज दिया गया है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिए गए हैं। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिए गए हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, बॉडी कॉरपोरेट, गवर्नमेंट रूल्स, यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिसीज। एक पता होगा अगर आपको, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, नो डाउट फर्स्ट वाला तो नहीं, बट कोई और है वो इम्पोर्टेंट भी और पता भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ओके, पहले ही बता दूं मैं, पब्लिक कॉरपोरेशन कैसे बनते हैं? ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी के थ्रू बनती है। ठीक है, तो अगर आपको ये भी पता होता B का 1, तब भी आपका आंसर बन जाता। ओके, ठीक है, पब्लिक कॉरपोरेशन क्या है? ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी से बनती है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है? ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी के थ्रू फॉर्म होती है। ठीक है, देख लेते हैं। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो है ये गवर्नमेंट रूल्स पे चलती है। अब ये बहुत बार रिपीट हुआ तो तभी मैंने आपको बोला कि फर्स्ट आइटम से तो नहीं निकलेगा, सेकंड आप देखिए तो हो जाएगा। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए ये गवर्नमेंट रूल से बनती है। ओके, उसके बाद पब्लिक कॉरपोरेशन आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी है एक। ओके, गवर्नमेंट कंपनी की बात करेंगे, ये बॉडी कॉर्पोरेट है, पता तो ये भी होना चाहिए, बट नो डाउट पब्लिक कॉर्पोरेशन बिल्कुल पता होना चाहिए। और होल्डिंग कंपनी का क्या है? वहाँ पे आपको पॉलिसीज़ की यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, थ्रू आउट पॉलिसीज उसकी एक ही जैसी होती है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज A का 3, B का 1, C का 2 एंड D का 4, दैट इज
3। अगर आपको ये पता होता पब्लिक कॉर्पोरेशन एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तब भी आपका आंसर बन जाता बिना ज़्यादा अपना दिमाग खर्च किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिसी मेकिंग जो है उसे कौन कौन सी जो एंटिटीज़ हैं, बॉडीज़ हैं, वो इन्फ्लुएंस करती है? लॉबिंग, सोशल मीडिया, थिंक टैंक्स, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। बिल्कुल पता होना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी को लॉबिंग के थ्रू अफेक्ट किया जा सकता है, इम्पैक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, आप लॉबी बना लेते हैं, यानी कि कुछ पर्टिकुलर लोग जो है वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। सोशल मीडिया तो करता ही करता है, थिंक टैंक्स भी करेगा, ठीक है। जो जैसे आपका थिंक टैंक कौन है यहाँ पे? इट इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, है ना। थिंक टैंक वही है ना, वही है ना, थिंक टैंक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही है, ठीक है। उसके बाद आपका पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं, बिल्कुल ये तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है। सो द राइट आंसर इज A, B, C and D, दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केलिंग एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय, रिसर्च में जो एरर्स आते हैं, ओके, रिसर्च में जो सैम्पलिंग एरर आते हैं उनको आप कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं? यहाँ पे पूछा है एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं सैम्पलिंग एरर। अगर आपको एक छोटा सा रिलेशन पता हो तो आपका आंसर बन जाएगा। एडजस्टिंग ट्रू वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स, अवॉइडिंग बायस, इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज, डिक्रीजिंग द सैम्पल साइज। ओके, सैम्पलिंग एरर जो है वो साइज ऑफ सैंपल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ सैंपल के, साइज ऑफ सैंपल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, ठीक है। जितना ज़्यादा एरर होगा साइज उतना ज़्यादा कम होगा, जितना कम एरर होगा साइज उतना ज़्यादा होगा। ओके, दैट इज़ आपको अवॉइड करना है, एलिमिनेट करना है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, ओके, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा एरर कम होता जाएगा। ओके, सैम्पलिंग एरर जो है वो साइज ऑफ सैंपल से इन्वर्सली चलता है। ओके, तो द राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको राइटर्स दिए हैं और कुछ बुक्स दी हैं। वुड्रो विल्सन, W.F. विलोबी, हेनरी फ्योल, गलीकन अर्विक। बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद देखें। पेपर्स ऑफ द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये बिना टाइम वेस्ट किए ये बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले वुड्रो विल्सन की बुक देखे कौन सी है, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कब की है ये बुक? 1887 की, ठीक है, फर्स्ट बुक है ये। उसके बाद विलोबी की बात करेंगे तो उनकी कौन सी बुक है? प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये कब की बुक है? 1927 की बुक है। ओके, उसके बाद आप क्या आ जाएंगे? हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल की कौन सी बुक है? द फेमस इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। ये कब की बुक है? ये बुक है आपकी 1916 की, ठीक है। फिर आपकी बुक है गलीकन उर्विक की, पेपर्स हैं उनके, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये कब के हैं? ये कब के थे? 1937 के। ओके, सो द राइट आंसर इज 3, है ना, ए का 3। अगर आपको ये भी पता होता तब भी आपका आंसर बन जाता। विलोबी की विल्सन की बुक थी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तब भी आपका आंसर बन जाता विदाउट वेस्टिंग टाइम। ए का 3, बी का 4, विलोबी की कौन सी? प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हेनरी फ्योल के क्या है? इंडस्ट्रियल जनरल मैनेजमेंट। और आपके गलीकन उर्विक के पेपर्स हैं साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर, दैट इज 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की बात करेंगे। एक टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी है कि एक ऐसा एक्ट बनाया गया था कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो वो टाइम बाउंड हो, यानी कि एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर ही आपको सर्विसेज आपकी मिल जाए। ये फर्स्ट टाइम किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुई थी? 2005 में, 2010 में, 2012 में, 2014 में। ठीक है, देख लेते हैं। ये हुआ था भाई सबसे पहले मध्य प्रदेश में आया था। ओके, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट आया था। ओके, मध्य प्रदेश
पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट आया था, ये आया था 2010 में। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक टाइम बाउंड सर्विस जो है ये मध्य प्रदेश ने अपने लिए क्रिएट की थी कि आपकी जो सर्विसेज है वो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड आपको प्रोवाइड हो जाए, ठीक है, 2010 में। ओके, सो द राइट आंसर इज 2, मध्य प्रदेश में आया था फर्स्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ रिसर्च? रिसर्च का टूल इनमें से कौन सा नहीं है? लाइब्रेरी, स्टैटिस्टिक्स, रिपोर्ट राइटिंग या लैंग्वेज? विदाउट वेस्टिंग टाइम, लाइब्रेरी भी एक टूल है, स्टैटिस्टिक्स के बिना तो आप रिपोर्ट कर ही नहीं सकते, लैंग्वेज भी चाहिए, बट रिपोर्ट राइटिंग जो है ये लास्ट काम है, ये रिसर्च का काम नहीं है, ये रिसर्च राइटिंग है, ठीक है। ये क्या है? जब आप थीसिस बनाते हैं, ओके, जब आप अपनी थीसिस बनाते हैं, ये रिसर्च का पार्ट नहीं है, ये थीसिस है। ये एंड में जो आप फॉर्मेलिटी करते हैं, जो भी आपने लिखा है उसको जब आप नोट डाउन करते हैं, ये उसका पार्ट है, यानी कि थीसिस का पार्ट है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 3, यहाँ पे रॉन्ग है 3, रिपोर्ट राइटिंग इसका पार्ट नहीं है, दैट इज राइट आंसर 3 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नॉट प्रोपोनेटेड बाय फैरल हैडी? फैरल हैडी ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, किसके दिए थे? कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। क्या दिया था? कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उन्होंने कुछ क्या दिए थे, आप लेवल्स कह लें या आस्पेक्ट्स कह लें, ओके, ये सब दिया था उन्होंने, अप्रोच कह लें, ओके, अप्रोच दी थी, ओके, अप्रोच दी थी। उसमें से कौन सी नहीं है आपको पहचाननी है? मॉडिफाइड ट्रेडिशनल, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, जनरल सिस्टम मॉडल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट मॉडल। कौन सा फैरल हैडी के कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोचेस नहीं है? मैं बता दूं आपको, 4 अप्रोचेस दी थी फैरल हैडी ने, 4 अप्रोचेस दी थी, ठीक है। एक हैंडरसन की थी, एक फैरल हैडी की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ नाम ही पूछ लेते हैं। हैंडरसन की 3 थी, फैरल हैडी की 4 थी, ओके। तो उनमें से कौन सी थी? मॉडिफाइड ट्रेडिशनल थी, डेवलपमेंट ओरिएंटेड भी थी, जनरल सिस्टम मैनेजमेंट मॉडल बिल्डिंग भी थी, और चौथी थी मिडल रेंज थ्योरी, ओके, कौन सी थी? मिडल रेंज थ्योरी ओरिएंटेशन, ठीक है, ओके। बट इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट मॉडल जो है ये इनका नहीं है, ओके, ये इनका नहीं है, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनल मॉडल आपका, ओके। सो द राइट आंसर इज 4, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग ये है। 4th मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको बता ही देती हूँ, है ना, भूल ना जाए। 4th जो था वो क्या था? 1 सेकेंड, 4th था आपका मिडल रेंज थ्योरी ओरिएंटेशन, मिडल रेंज थ्योरी ओरिएंटेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन भी पता होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, कोई प्रॉपर बुक पकड़े सिर्फ लक्ष्मीकांत पे ना गुस्से रहें, ठीक है। इनकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन ही पता होनी चाहिए, कौन सा मॉडल क्या कहता है, ठीक है। 4 आपको ये जो अप्रोचेज है वो फैरल हैडी ने दी थी, ठीक है। मॉडिफाइड ट्रेडिशनल, डेवलपमेंट ओरिएंटेड मॉडल, आपका जनरल सिस्टम मॉडल बिल्डिंग, और उसके बाद मिडल रेंज थ्योरी ओरिएंटेशन, ओके। सो द राइट आंसर इज, ये रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे ये राइट आंसर बन जाएगा हमारा 4, नॉट पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन? सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या नहीं है, ये मैं आपको अब ये लास्ट पेपर है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, कोशिश करूँगी इसके बाद में आपको पेपर डिस्कस ना करूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करूँ जो नेट के पेपर में आएंगे। और आप मेरा बिलीव करें कि अगर वो सारे जो मैं एक सीरीज़ बनाऊँगी, अगर आप वो सीरीज़ बना लेते हैं, तो अगर आप लोगों का नेट नहीं निकलेगा, उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं, अगर आप लोगों का नेट नहीं निकलेगा इस टाइम में, चलो नहीं निकलेगा, अगर नेक्स्ट जून वाले में नहीं निकलेगा तो रिपोर्ट मी कि आपने तो बोला था कि निकलेगा, आपके क्वेश्चन तो रिपीट ही नहीं हुए, ठीक है। मैं पूरा एक कोशिश करूँगी, मैं एक पूरी सीरीज़ बनाने की, कि जब भी वो कंप्लीट होती है, जो भी आप उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो जून 2025 का देते हैं या दिसंबर 2025 का देते हैं, वो आपका एग्ज़ाम मतलब नेट तो आपका 101% क्लियर हो जाएगा, ओके। सब लोगों का होगा, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, जो पढ़ते हैं। देखें, पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बिना पढ़े तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं सकती हूँ, राइट। ठीक है, देख लेते हैं
प्रमोशन ऑन फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज इन एशिया और पैसिफिक रीजन अडॉप्टेड इन मई 2008। ये सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर जस्टिस के अंडर उसी का पार्ट है ये, ठीक है। क्या ये 2008 मई को अडॉप्ट हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड वुमेन वेलफेयर जो है उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट 1998 में रखा गया था। जो डिसेबिलिटी का सब्जेक्ट है वो आपके 5वें शेड्यूल में है कॉन्स्टिट्यूशन के। कास्ट सेंसस जो है वो डिसकंटिन्यू 1990 में हुआ था या नहीं, ये आपको इसमें से नॉट करेक्ट यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम देख लेते हैं। ये जो आपका प्रमोशन ऑन फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ इन एशिया और पैसिफिक रीजन जो हुआ था, ये दिसंबर 1992 में अडॉप्ट हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर, एक मिनट मुझे इसको करने दे पहले, ये दिसंबर 1992 में अडॉप्ट हुआ था। ओके, 1992 दिसंबर में अडॉप्ट हुआ था। मई 2008 में क्या अडॉप्ट हुआ था? यूएन कन्वेंशन ऑन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ओके, ठीक है, यूएन कन्वेंशन ऑन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये हुआ था अडॉप्ट मई 2008 में। बट ये जो पार्टिसिपेशन हुई थी ना एशिया और पैसिफिक रीजन में डिसेबल पीपल की, ये हुआ था दिसंबर 1992 में। ओके, ठीक है। उसके बाद चलो मैं नेक्स्ट ये बताती हूँ। ये जो डिसेबिलिटी का सब्जेक्ट है ये आपके 5th शेड्यूल में नहीं है, ये स्टेट लिस्ट में है, ठीक है। कहाँ पे है? स्टेट लिस्ट में है। आप स्टेट लिस्ट में है तो इसका मतलब कौन सा शेड्यूल हुआ? डिसेबिलिटी जो है ये आइटम किसको दी गई है? स्टेट को दी गई है, ठीक है। जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को दी गई है। अब स्टेट लिस्ट में है तो इसका मतलब क्या हुआ? किस लिस्ट में हुआ? 7 शेड्यूल में हुआ। किस शेड्यूल में हुआ? 7 शेड्यूल में हुआ। ओके, 7 शेड्यूल में होगा। ये पहला गलत है, ठीक है, सी भी गलत है। उसके बाद कहते हैं कास्ट सेंसस जो है इंडिया में कब डिसकंटिन्यू हुआ था? ठीक है, ये 7 शेड्यूल कब हुआ था? 1990 में नहीं, इसे 1871 में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1871 में अडॉप्ट किया गया था। 1 सेकेंड मुझे एक बार याद करने दें। हाँ, 1871 ही था। ओके, बट 1872 में जो है इसको डिसकंटिन्यू किया गया था, ठीक है। 1872 में इसको डिसकंटिन्यू किया गया था। 1 सेकेंड मुझे एक बार फिर से रिवाइज करने दें। ठीक है, नहीं 1872 में इसको लाया गया था। ओके, इसको अडॉप्ट किया गया था 1872 में हमारा कास्ट सेंसस पहली बार आया था, ठीक है। 1872 में, बट इसको 1931 में डिसकंटिन्यू किया था, ठीक है। 1931 में डिसकंटिन्यू किया था, ठीक है। 1931 में इसको डिसकंटिन्यू किया था, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत होगी। बट ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर जो है, सोशल एंड वुमेन वेलफेयर, इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो 1998 में ही कहा गया है। ओके, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, 1998 में ही कहा गया है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये मई 2008 में नहीं, दिसंबर 1992 में आया था, ये गलत हो गया। ओके, उसके बाद डिसेबिलिटी का जो सब्जेक्ट है वो 5वें शेड्यूल में नहीं 7वें शेड्यूल में, ये भी गलत हो गया। कास्ट सेंसस को डिसकंटिन्यू 1931 में किया गया था, ये भी गलत हो गया, ठीक है। सो आपका सही आंसर सिर्फ बचेगा बी। तो अगर इधर नॉट पूछा है, बी को एलिमिनेट कर दो, बी को एलिमिनेट कर दो, तो क्या बचेगा आपका आंसर? ए, सी एंड डी, दैट इज 4, ठीक है। तो ये थे आपके नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस ऑफ दिसंबर 2021 जून 2022 पेपर। बाकी के 25 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, फॉलोड बाय जो 10-15 क्वेश्चन बचेंगे आपके वो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, ठीक है, अपना कमेंट्स प्लीज़ दें, मुझे बताएं कि जो चल रहा है, क्या चल रहा है, आपको समझ में कुछ आ रहा है या नहीं, क्या आप लोग चाहते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप लाइक शेयर ना करें, बट आप प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर दें, मुझसे डिस्कशन करें, बात करें। बातचीत के बगैर मुझे नहीं पता चल रहा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच।